हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाई गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और इस तरह मुझे उस रात डॉक्टर डियाब्लो के घर पर ही रुकना पड़ा। बारिश का कहर अभी भी जारी था और मौसम बहुत ख़राब हो चुका था। मैं ऐसी उम्मीद में था कि सुबह तक ये बारिश ठीक हो जाए और उसके बाद रास्ता भी सुधर जाए ताकि मैं वापस अपने घर जा सकूं। मैं डॉक्टर डियाब्लो को ज़्यादा दिन तक परेशान नहीं करना चाहता था। मैं उनके घर गया। उनके घर जाने के बाद उन्होंने फिर से मेरे लिए एक बार खाना तैयार किया। उन्होंने मुझे डिनर करवाया और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, तो तुमने मेरा घर नहीं देखा है ना, तो चलो मैं तुम्हें मेरा घर दिखाता हूँ। तुम 2 या 3 ही दिन रहे मेरे घर में और तुमने इस दौरान भी मेरा घर ठीक से नहीं देखा। तभी शायद तुम्हारे दिमाग में मुझे लेकर थोड़ा बहुत संशय बना हुआ है। तो चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। और इसके बाद डॉक्टर डियाब्लो मुझे उनका घर दिखाने ले गए। उनका घर काफ़ी बड़ा था। हम सीधे चलते हुए एक हॉल नुमा कमरे में पहुँचे जहाँ एक डाइनिंग टेबल था जो काफ़ी बड़ा था। यहाँ आसानी से 30 से 35 लोग आराम से बैठ सकते थे। ये बहुत पुराने ज़माने का डाइनिंग टेबल है। असल में ये मेरे परदादा का है और तब यहाँ इस घर में बहुत लोग रहते थे, बहुत से नौकर चाकर और एक भरा पूरा परिवार। और अब मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। इसीलिए अगर मकान के बाकी हिस्से में तुम्हें मामूली धूल देखने मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मैं अकेला काम से आने के बाद ये सब कुछ संभाल नहीं पाता। पर हाँ, छुट्टी के दिनों मैं यहाँ की साफ़ सफाई ज़रूर करवा देता हूँ। तो ये देखो, उन्होंने दीवार पर टंगी हुई एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरे डैड हैं। ये भी एक डॉक्टर थे। ओह, इनका चेहरा आपसे बहुत ज़्यादा मिलता है। जाहिर सी बात है, हम दोनों बाप बेटे जो हैं। और ये मेरे ग्रैंडफादर, इनका पेशा अलग था। ये ज़मींदारी का काम करते थे। और ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, ये भी डॉक्टर ही थे एक तरह से, पर उसके अलावा भी ये और काम करते थे। ज़मींदारी भी इनके पेशों में से एक था और इसीलिए उस वक्त हमारा परिवार काफ़ी फला फूला था। सभी लोग बहुत समृद्ध थे। मेरे चाचा और मेरे परिवार के बाकी लोग सब इकट्ठे इसी घर में रहते थे। जाहिर है, आपके घर को देखकर ही लगता है कि यहाँ एक बड़ा परिवार रहता होगा। ठीक कह रहे हो। इन तस्वीरों को देखते हुए अचानक ही मेरा ध्यान एक अजीब चीज़ पर गया जिसके बारे में मैं बिना पूछे नहीं रह सका। और मैंने फ़ौरन डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, यहाँ यहाँ सिर्फ आपके, मेरा मतलब आपके परिवार के मर्दों की तस्वीरें हैं। मेरा मतलब है आपकी माँ, आपकी दादी या आपकी परदादी, इनमें से किसी की तस्वीर क्यों नहीं है यहाँ? हाँ, तुमने इस पर गौर किया? खैर, ये बात मुझे भी अजीब लगती है, पता नहीं क्यों। हो सकता है कि उन्हें तस्वीरों से एलर्जी रही हो या वो बहुत शर्मीली रही हो, कुछ भी हो सकता है। मैं इसकी वजह नहीं जानता, बस इन तस्वीरों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सी तस्वीरें हैं इन घर में जो मुझसे बहुत पुरानी हैं और उनके बारे में मैं नहीं जानता। खैर, इसके अलावा हमारे छत से बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत नज़र आता है। अगर बारिश नहीं हो रही होती तो मैं वहाँ ले चलता तुम्हें। जी हाँ, आपका घर वैसे भी बहुत खूबसूरत है डॉक्टर। मुझे अब वाकई लग रहा है कि मैंने आपसे शादी के बारे में कहकर काफ़ी बड़ी गलती कर दी। हाँ, जिस चीज़ का जब भी वक्त होता है वो तभी होती है। हो सकता है कभी, पर अभी तो बिल्कुल नहीं। अब तुम भी आराम कर लो और मैं भी आराम करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कल सुबह तक ये बारिश रुक जाएगी। हाँ, और इसके बाद मैं वापस अपने उसी चिर परिचित कमरे में जाकर लेट गया और कुछ ही देर बाद मुझे नींद आ गई। पर रात के वक्त अचानक ही एक तरह की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। डॉक्टर के कमरे की लाइट्स ऑन थी। ये इतनी रात का क्यों जाग रहे हैं? मुझे ये देखकर अजीब लगा।
मैं कुछ देर तक उन्हें उसी तरह देखता रहा। वो कुछ ना कुछ काम ज़रूर कर रहे थे, क्योंकि मुझे लगातार हल्की फुल्की आवाज़ें आ रही थी, मानो वो कोई चीज़ सही कर रहे हों या फिर किसी तरह से किसी औजार का इस्तेमाल कर रहे हों। पर मैं नहीं जानता था कि वो क्या कर रहे थे। मैं वापस लेट गया और कुछ ही देर बाद मुझे दोबारा नींद आ गई। और अगली सुबह जब मैं उठा तो खुशकिस्मती से मौसम ठीक हो चुका था। सूरज चमक रहा था और बारिश कब की बंद हो चुकी थी, पर हाँ, मौसम में ठंडक घुल गई थी। मैं उठा, मैंने डॉक्टर से विदा ली और वापस घर की तरफ चला गया। रोड का काम भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। घर पहुंचने के बाद मैंने नाश्ता किया और तैयार होकर वापस क्लिनिक की तरफ आ गया। क्लिनिक में आने के बाद मैंने देखा डॉक्टर वहाँ पहले से थे। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है तुम्हें मेरे घर में अच्छे से नींद आई होगी। जी हाँ, बहुत अच्छे से। तो चलो काम शुरू करते हैं, अभी तक कोई मरीज़ आया नहीं है। हाँ, जल्दी ही कोई ना कोई आ ही रहा होगा। हाँ, उम्मीद तो करता हूँ। वैसे ये गलत बात है, पर अगर लोग बीमार नहीं होंगे तो मेरा काम नहीं चलेगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। कुछ ही देर बाद मरीज़ आने शुरू हो गए, पर आज बहुत कम भीड़ थी। तकरीबन 1 घंटे बाद एक अजीबोगरीब मरीज़ वहाँ नज़र आया, जिसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये यहाँ के आम रहने वाले लोगों में से नहीं लग रहा था। इसके चेहरे की बनावट थोड़ी अलग थी और उसका पहनावा भी थोड़ा अलग था, जिसकी वजह से वो कुछ अलग नज़र आ रहा था। उसने खुद को एक पुराने कंबल से ढक रखा था पूरी तरह। वो अंदर आया और उसके बाद उसने दरवाजे को बंद कर दिया और उसके बाद उसने अपने शरीर पर पड़ा हुआ वो कंबल हटा दिया। और उसके बाद जब हमने उसके शरीर को देखा, उसके शरीर पर बेहद गहरे ज़ख्म थे, किसी जानवर के नाखून के निशान। ये आप कहना मुश्किल था ये किस तरह के जानवर के नाखूनों के निशान थे, पर वो बहुत गहरे थे। ओह गॉड, तो तुम यहाँ अब क्यों आए हो? तुम्हें कल आ जाना चाहिए था। मैं यहाँ आना चाहता था, पर मुझे लगा कि शहरी लोगों का अस्पताल है ये। मुझे यहाँ इलाज मिलेगा या नहीं? मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। ये तुम्हारी अपनी खुद की सोच है मेरे दोस्त। मैं कभी किसी को नहीं रोकता, ना ही मैंने कभी किसी को मना किया। फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो? अगर तुम कल आ जाते तो अब तक तुम्हारी तकलीफ़ काफ़ी कम हो चुकी होती। पर खैर, मैं अभी तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। मैं अभी भी लगातार उसे घूरे जा रहा था। उसने बस एक बार ही नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा और उसके बाद वो खिड़की से बाहर की तरफ देखने लग गया, जब तक डॉक्टर बाकी सामान लेने लग गए। एडवर्ड, बाकी सामान लेकर आओ। तुम वहाँ से पट्टियाँ और दवा लेकर आओ और मैं इनके स्टिचेस का सामान लेकर आता हूँ। जी डॉक्टर। और इसके बाद हमने उसके घावों को साफ़ किया और डॉक्टर ने उस पर टांके लगाए। जब तक मैं उसे देख रहा था, उसकी कलाई पर एक अजीब तरीके का निशान था, एक तरह का टैटू हो जैसे, पर वो किसी तरह का निशान, किसी संस्था की मुहर जैसा कुछ लग रहा था। ये काम करने में तकरीबन 20 मिनट लगे और उसके बाद वो बाहर चला गया जैसे वो आया था। बदले में उसने डॉक्टर को एक चांदी का सिक्का दिया। ये मेरे लिए बहुत अजीब बात थी। उसके चले जाने के बाद मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ये कौन था? ये यहाँ का तो नहीं लगता। हाँ ठीक समझ रहे हो, और उसने कहा भी तो था वो यहाँ का नहीं है। वो जंगलों में घुमंतू कबीले का एक इंसान है। ये बंजारे लोग हैं, घूमते फिरते रहते हैं। पर उसके हाथ का वो निशान, वो उसकी संस्था या उसके समूह को दिखाता है। यहाँ सभी का अपना एक अलग समूह है जिसका एक अलग सरदार है, और वो अपने समूह का सरदार रहा होगा। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही, मुझे थोड़ा अजीब लगा इसलिए। ये लोग यहाँ जब से रह रहे हैं, जब से यहाँ उस शैतान के हमले होना शुरू हुए, बल्कि शैतान के हमले काफ़ी पहले से हो रहे हैं। ये उसके बाद ही यहाँ रहने आए। पता नहीं, शायद
उस शैतान को ढूंढते हुए आए हों। वैसे ये कभी यहाँ टिकते नहीं थे, इनके बारे में सुना था, पर इतने दिनों तक ये यहाँ रहे ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। आपने पहले कभी नहीं देखा? नहीं, ये आते थे सिर्फ कुछ मौसमों के लिए, जैसे सर्दियों के मौसम में। हमें नहीं पता वो कहाँ से आते हैं, पर सर्दियों के मौसम में हो सकता है वो जहाँ से भी आते हो वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती हो, इसलिए वो यहाँ आ जाते हो। और वो 2 या 3 महीनों तक यहीं रुकते थे और चले जाते थे, पर इस बार वो काफ़ी दिनों से यहाँ रुके हुए हैं। अजीब बात है। चलो खैर, उसकी मदद करके अच्छा लगा। उसके बाद पूरा दिन लगभग वैसा ही बीता। दोपहर के वक्त एक बार फिर से बादल नज़र आने लग गए थे। मौसम फिर से ख़राब होने लग गया था। कुछ ही पलों में ये बादल इतने गहरा गए थे कि दोपहर के वक्त भी अंधेरा सा नज़र आने लग गया था। मैं लंच के लिए वापस घर गया और घर के तरफ जाते हुए अचानक ही मुझे मारिया नज़र आई। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, वो भी मेरी तरह घर ही वापस जा रही थी ऐसा लग रहा था, पर मैं गलत था। वो कुछ ही दूर आगे जाने के बाद एक अलग ही रास्ते पर मुड़ गई। ये रास्ता गहरे घने जंगल की तरफ जा रहा था। मैंने उसे वहाँ जंगल की तरफ जाते हुए देखा और पता नहीं क्यों मैं खुद को उसका पीछा करने से रोक नहीं पाया, और मैं भी उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ जाने लग गया। जंगल में काफ़ी आगे बढ़ते हुए वो ना जाने किन्हीं रास्तों से होती हुई आगे बढ़ती चली गई। शायद उसे ये रास्ते पहले भी मालूम होंगे। मैं उससे एक सुरक्षित दूरी पर चल रहा था। मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं उसका पीछा कर रहा था, वरना न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचे, और इसलिए मैं उससे दूरी बनाए हुआ था, पर मैं उसे साफ देख सकता था। कुछ देर बाद वो जंगल के बीचों बीच जाकर रुक गई, और कुछ ही देर बाद मैंने वहाँ एक और साए को आते हुए देखा, और कुछ ही देर बाद उस साए का चेहरा मुझे साफ नज़र आने लगा। ये वही बंजारा था जो सुबह हमारे क्लिनिक में आया था। उसके हाथ में एक अजीब सी चीज़ थी, एक तरह की पुरानी किताब या वैसा ही कुछ। मैं ठीक से नहीं देख पाया। उसने ये बहुत फुर्ती के साथ मैरी के हाथों में दे दी, और मैरी ने बदले में उसे कोई चीज़ दी। मुझे नहीं पता था वो क्या चीज़ थी, पर उसने उसके हाथ में कोई चीज़ दी, और उसके बाद वो फ़ौरन फुर्ती के साथ आगे की तरफ मुड़ गई, और उसके मुड़ते ही मैं फ़ौरन एक बड़े पेड़ की ओट में जाकर छिप गया ताकि वो मुझे देख ना सके। वो धीरे धीरे उसी तरह खामोशी के साथ वापस मुख्य सड़क की तरफ जाने लग गई, और मैं भी उसके पीछे पीछे उसी तरह सड़क की तरफ चलने लग गया। कुछ देर तक पैदल चलने के बाद आखिरकार हम दोनों ही सड़क पर आ गए। जब मैरी मुझसे आगे चली गई, उसके बाद ही मैं जंगल से बाहर आया। जंगल से बाहर आने के बाद मैंने सड़क पर चारों ओर देखा, पर पता नहीं मैरी कहाँ चली गई थी। खैर, मैं उसी तरह चलते हुए वापस घर आ गया। घर आने के बाद मैंने दोपहर का खाना खाया और वापस काम पर चला गया। पर पूरा दिन मैं मैरी के बारे में ही सोचता रहा। आखिर वो वहाँ उस जंगल में क्या करने गई थी, और फिर वो बंजारा, वो उसे कैसे जानती थी? उसने उसे क्या किताब दी? इन दोनों के बीच आखिर क्या चल रहा है? मैं ये जानना चाहता था। और आखिरकार शाम के वक्त जब मैं घर पहुंचा, खाना खाने के बाद एक बार फिर से मैरी अपने उसी पसंदीदा जगह पर जाकर बाहर के नज़ारों का आनंद ले रही थी। वो बालकनी में खड़ी हुई थी और बाहर की तरफ देख रही थी। अभी भी आसमान में बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली है। मैं भी बालकनी में जाकर उसके करीब ही खड़ा हो गया और मैंने उससे बातें करना शुरू किया। वैसे मैरी, तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन कर सकता है? हम में से कोई नहीं जानता। काश कि मुझे पता होता, काश कि मुझे अंदाज़ा भी होता कि वो कौन है। जानते हो, मैं अपने माँ बाप को खोने के बाद मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं उस शैतान को जान से मार दूँ, या कम से कम उसे मरता हुआ देखूँ। अगर मुझे किसी पर ज़रा सा भी शक होता ना, तो मैं खुद जाकर पता लगाती।
क्योंकि मेरे पास अब खोने को कुछ भी नहीं रह गया है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? आज दोपहर के वक्त मैं अपने काम से वापस आ रहा था लंच के लिए, और मैंने रास्ते में तुम्हें देखा और मैंने तुम्हारा पीछा किया। तुमने मेरा पीछा किया? आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे माफ़ कर दो, पर मैं बस पूछना चाहता था कि तुम वहाँ क्यों गई थी? तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं वहाँ क्यों गई थी और क्या कर रही थी? और आखिर तुम मेरा पीछा करने वाले होते कौन हो? मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। मुझे बस तुम्हारी फिक्र थी। मैं वहाँ गई थी ओबिनाहो से मिलने। ओबिनाहो? हाँ, जब तुमने मेरा पीछा किया तो तुमने वहाँ एक इंसान को देखा होगा। वो एक कबीले का मुखिया है, एक बंजारा कबीले का मुखिया, और वो जादू, टोनी टोटके और इस तरह की चीज़ों में बहुत विश्वास करता है और इन चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ जानता है। मैं उसके पास गई थी कुछ जानकारी जुटाने के लिए। मैं उसे काफ़ी दिन से मिल रही हूँ और जानना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं उस वेयरवुल्फ को पकड़ सकूँ, जान सकूँ कि आखिर वो कौन है। ओह हाँ, उसने मुझे एक किताब दी। उसने कहा कि उस किताब में एक तरीका है, पर उस तरीक़े को अमल में लाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और जानते हो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ उस हत्यारे को पकड़वाने के लिए। करना क्या होगा? ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? जो भी करना है मैं खुद कर लूँगी। मुझे लगा कि हम दोस्त हैं। मुझे पता नहीं, हो सकता है कुछ दिनों बाद तुम भी चले जाओ, जैसे सब चले जाते हैं। इसीलिए किसी से भी दोस्ती करने में डर लगता है मुझे। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे बताओ, और मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैरी। अगली पूनम की रात जब वो शैतान बाहर आएगा, मुझे उसके शरीर का कोई हिस्सा लाना होगा। वो कोई नाखून या बाल या दांत या फिर ऐसी ही कोई चीज़ हो सकती है, उसके शरीर का कोई हिस्सा। और उसके बाद मुझे एक अनुष्ठान करना होगा, और इस अनुष्ठान को करने के बाद वो इंसान खुद ब खुद मेरे सामने आ जाएगा जिसने भी ये सब कुछ किया है, और वो इतने दिनों से बचता फिर रहा है। पर ये बहुत ख़तरनाक है, ये नामुमकिन है, जानती हूँ, पर कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, पर यही एक रास्ता है। मैंने उस शैतान को देखा तो नहीं है, पर अगले दिन डॉक्टर के क्लिनिक पर जो भी लोग आए वो बहुत बुरी हालत में थे, और मैं उसे देखकर ही कह सकता हूँ कि ये बहुत ख़तरनाक है मारी। और मैं तुम्हें सलाह नहीं दूंगा कि तुम ये करो, पर मुझे ये करना है। अगर तुम ये करना चाहती हो तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम्हें चलने की ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझसे पूछा, इतना ही काफ़ी है। नहीं मैरी, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अगर ये सच में कोई वेयरवुल्फ है, और अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, तो हम और तरीके ढूंढेंगे उसे कमज़ोर बनाने के, उससे लड़ने के, ताकि जीत हमारी हो। ठीक है। और इसके बाद वो दोनों ही इंतज़ार करने लगे अगली पूनम की रात का। वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था, और धीरे धीरे करके पूनम की रात करीब आती जा रही थी।
तो दोस्तों इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।